हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए आप सारे के सारे एस्पिरेंट्स अपने सेगमेंट में। लास्ट हमने बच्चे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस वाले जो हमारे यूनिट हैं उसको हमने शुरू किया था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चे, वहां पे आप सभी ने पढ़ा था कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमने कुछ तरीके डिस्कस किए थे कि सर मेथड्स जो हम डिस्कस करते हैं उसमें एक वर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। एक और तरीका मैंने आपको लिखना बताया था, जो फॉर्मूला इक्वेशन बताई थी बच्चे आपको, सूत्र समीकरण। अभी हमें क्या देखना है सर, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बच्चे, तो या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। और बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लेवोइजियर ने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जिसने आपको कहा था कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो आपके रिएक्टेंट हैं, मतलब जो क्रिया कर रहे हैं, जो अभिक्रियक हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों ही तरफ एटम्स की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट की तरफ में जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ जितने हाइड्रोजन है उतने ही उधर होने चाहिए। तो ऐसा मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी बैलेंसिंग। कल हमने शुरू कर दिया था बैलेंसिंग, आज हम समझेंगे इसको। कल मैंने सिर्फ इतना बताया था कि बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों है, हमारी केमिकल इक्वेशन जो हैं उनको संतुलन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि बच्चे दोनों तरफ हमें क्या करना होता है सर, दोनों तरफ हमें एटम की संख्या समान करनी होती। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, Zn प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। ZnSO4 प्लस में H2 इस प्रकार से लिखी हुई है। आपने देखा इस अभिक्रिया के अंदर कि इधर जिंक कितने हैं, इधर जिंक एक है, उधर जिंक, उधर भी एक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। इधर सल्फर कितने हैं, एक है, इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन चार है, इधर भी ऑक्सीजन चार है। अगर ये सेम है तो मेरे भाई ये पहले से बैलेंस है। तो इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में कि बैलेंस इक्वेशन को ही छेड़ने मत लग जाना, कभी उसी के ऊपर दिमाग खराब करते रहो, टाइम भी खराब कर दो। पहले देखना होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ये बैलेंस है तो ऐसी इक्वेशन को हम नहीं छेड़ते। बट हमें तो सीखना बैलेंसिंग। अब दुनिया की सारी केमिकल इक्वेशन थोड़ी बैलेंस होती है बच्चे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम एक और। सपोज करो ये हमारे पास है आयरन, और इसकी हमने अभिक्रिया करवा दी H2O के साथ में, और हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया बच्चे Fe3O4 प्लस में H2। सपोज कीजिए ये आपके पास में एक प्रोडक्ट बन गया इनके अभिक्रिया करने से। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि सर इस इधर आयरन के तीन हैं, इधर आयरन का एक है, इधर आयरन तीन है, इधर हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी दो हैं, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन चार है। तो इसका मतलब अलग अलग है संख्या, एटम्स की संख्या बच्चे आपके डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अब मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग करने के स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप वन। अभी मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से, एक एक स्टेप करके पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। फिर आप डायरेक्टली ही सारे काम करने शुरू कर देंगे। लेकिन एक बार सिखाने के लिए मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल फाउंडेशन से आपको बतानी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो फिर आधे बच्चे छूट जाएंगे। एक दो इंटेलिजेंट बच्चे जो पहले से जिनको आता है वही समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी को साथ लेके चलूंगा और चीज़ें सभी को बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना आपको, जो ये केमिकल इक्वेशन में जितने भी आपके पास में ये एंटिटी हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, ये चार चीजें हैं पूरी इसमें। इन सभी को क्या करना है? एनक्लोज करना है इन ए बॉक्स एंड डू नॉट, पहला स्टेप होता है एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग एनीथिंग इनसाइड, एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड। जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सभी को
सभी को बॉक्स में बंद करो, सभी को बॉक्स में बंद करो, वह जो बॉक्स है ना उसके अंदर अंदर कुछ भी नहीं बदलेगा, ये कसम खाओ। मैंने क्या कहा भाई, अपने पास में जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। पहला स्टेप मैंने कहा कि भाई इन सबको बॉक्स में बंद करना है, जितनी भी एंटिटी लिखी हुई है बॉक्स में बंद कर दो। और बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि हमने एक एरर होने से बचा लिया। क्या? हमने कसम खा ली कि बॉक्स के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बॉक्स के अंदर जो आयरन है उसको नहीं छेड़ेंगे, बॉक्स के अंदर H है, 2 है, O है, इनको नहीं छेड़ेंगे, बॉक्स के अंदर Fe3 है, O4 है, नहीं छेड़ेंगे इसको, बॉक्स के अंदर H2 नहीं छेड़ेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए जो भी काम होगा वो बॉक्स के बाहर होगा। पहली बात तो अक्सर बच्चे इस अंदर वाले को छेड़ देते हैं, फिर कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं होनी है। तो बॉक्स ड्रॉ करने का सीधा सा मतलब यही है कि मेरे भाई आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी कभी भी। ठीक है सर। दूसरा स्टेप क्या कहता है आपको? स्टेप 2 आपको कह रहा है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। इधर एरो के इधर और एरो के उधर, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को गिनकर लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ कि भी रिएक्टेंट साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो भाई एक तो आयरन एलिमेंट है अपने पास, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, 3 एलिमेंटों का यूज हुआ है। रिएक्टेंट साइड के लिए मैं R लिख देता हूं, प्रोडक्ट साइड के लिए P। रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं? 1। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं? 3। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं। इधर ऑक्सीजन 1 है और उधर ऑक्सीजन आपके 4 हैं। ये लिख दिया भाई। तो इससे हमें ये पता लगा कि भाई सेम तो नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है। वो हमें पहले ही पता था, चेक भी कर लिया था हमने। एक बार लिख दिया तो पता हमें क्या लग गया, हमें ये पता लग गया कि यार हमें किस किस को इक्वल करना है। हमें इस 3 और 1 को एक समान करना है, ये तो पहले से ही समान है, और 1 और 4 को भी एक समान करना है। अब आप कहोगे सर हम यहीं पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके 4 से कर देते हैं, सर काम हो जाएगा। देखो ऐसा यहीं पर सोल्व करने से काम हो भी सकता है और काम आपका गड़बड़ भी हो सकता है। गड़बड़ कैसे हो सकता है? क्योंकि सर आपने ऑक्सीजन के 4 किए, ऑक्सीजन के साथ आयरन भी जुड़ा है, उसके भी 4 हो जाएंगे, फिर तो काम गड़बड़ हो सकता है। अभी समझोगे आप अगले स्टेप में, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, 5-7 स्टेप में आपको समझाऊंगा एक बार तो मैं, फिर आप चाहे इसको एक ही स्टेप में सोल्व कर लेना, क्योंकि सारी बातें आपको पता लग जाएंगे। ठीक है सर। स्टेप 2 में बच्चे आपने क्या किया, इनको काउंट कर लिया। अब पता लग गया आपको अलग अलग है, अब करना है बैलेंस। अब करना है आपको बैलेंस। तो स्टेप 3 पे आओ। तो स्टेप 3 से हम क्या करेंगे सर? स्टेप 3 से हम लोग इसकी बैलेंसिंग शुरू करेंगे। स्टेप 3 से हम शुरू करेंगे अब इनकी बैलेंसिंग करना। बैलेंस के लिए आप सबसे पहले उसको बैलेंस करो जिसके एटम सबसे ज्यादा है। जैसे तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इनमें से देखो सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के 4 यहाँ पे। तो बोलता है कि सबसे पहले इसको बैलेंस करो। देखो कर तो तुम दूसरों को भी सकते हो, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, ज्यादा आसान पड़ता है आपको। तो बैलेंस द एलिमेंट, बैलेंस द एलिमेंट which has highest number of
एटम, यानी सबसे ज्यादा परमाणुओं वाले तत्व को संतुलित करो पहले। ठीक है, और वो कौन है? ऑक्सीजन। अब रिएक्शन लिखेंगे तभी तो पता लगेगा। तो भाई ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई थी, दोबारा से एक बार लिख देता हूं। Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2, और हमने कर रखा था इन सबको बॉक्स में बंद। ये बॉक्स आपके लास्ट तक चलेंगे, क्योंकि हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि बॉक्स के अंदर तुम्हें छेड़छाड़ करने का हक नहीं है, तुमने कसम खाई है। ये लो भाई, कर दिया प्रोग्राम बंद। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? कुछ नहीं लिखा, मतलब एक ही है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के आपको 4 बनाने पड़ेंगे बच्चे, और 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बनाने के लिए आप यहाँ पर 4 लगा सकते हो। आगे अंदर तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते आप, बस आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप उसके बॉक्स के बाहर आगे कुछ ना कुछ लिख दोगे। और आगे जो भी लिखते हो ना, ये ऑक्सीजन का तो समझा ही जाता है, ये हाइड्रोजन का भी माना जाएगा, ये हाइड्रोजन का भी माना जाएगा। बच्चे ध्यान रखना, जब जो भी चीज आगे लिखते हो ना, तो बॉक्स के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है वो सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन के 2 तो पहले ही थे, 4 तुमने बाहर लिख दिया, तो हाइड्रोजन के तो अब 8 हो गए, और ऑक्सीजन के हो गए 4। तो ऑक्सीजन तो देखो बैलेंस हो गया, वहां भी ऑक्सीजन के 4 हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में भी 4 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अगला स्टेप क्या कहता है आपको? अब कहता भाई उसके बाद देखो और ज्यादा वाला कौन है, उसको बैलेंस करो। और ज्यादा वाला कौन है अपने पास में? आयरन है बच्चे, और हाइड्रोजन है। इनमें से उठा लो, बाकी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगले एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं। स्टेप 4 में किसको बैलेंस करना मेरे भाई? आयरन को कर लेते हैं, आयरन के ज्यादा हैं, तो बैलेंस द आयरन। अभी आयरन को संतुलित करो, आयरन को संतुलित करें। ठीक है, आयरन को संतुलित करते हैं बच्चे, तो ये इक्वेशन तो हमें लिखनी ही पड़ेगी दोबारा। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे लिखी थी तो हमने एक चीज का यूज किया था, ये मैंने एज इट इज उतार दे नीचे। ये तो दोबारा इतनी तो लिखनी पड़ेगी जहां तक हम लोग कर चुके रहे सॉल्व। अब आगे की कार्रवाई करनी है। आयरन को बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा आपको, आयरन के प्रोडक्ट में कितने हैं? आयरन के 3 हैं। रिएक्टेंट में कितने हैं? रिएक्टेंट में एक ही है बच्चे, रिएक्टेंट में एक ही, यहाँ पर 3 बराबर कैसे हो सकते हैं? इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। फिर अगला स्टेप क्या कहता है आपको? स्टेप नंबर 5। ये कहता है आपको कि अब बैलेंस करो जो बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो ये आपको कह रहा है बैलेंस करो किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर से जहां तक हमारा हो चुका है सॉल्यूशन, वो तो हमें करना ही पड़ेगा बच्चे, वो तो हमें उठा के लाना ही पड़ेगा। तो दोबारा लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली, मेरे पास ऑप्शन है कॉपी पेस्ट का, मैंने कर दिया। लीजिए सर। अब हम कैसे करेंगे? अच्छा, ये आयरन भी बैलेंस हो चुका था, यहां तक हमारी इक्वेशन हो चुकी थी। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो, हाइड्रोजन के अंदर बच्चे यहाँ पर कितने हैं? 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन के केस में? यहाँ पर सिर्फ बच्चे आपके पास में 2 ही बचे हैं, 2 ही बचे हैं। तो क्या करोगे? 8 बनाना है, 8 बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। ये भी 4 दूनी 8 हो गए, वहां भी 4 दूनी 8 है। अब देख लो कुछ और प्रोग्राम बचा हुआ है कि नहीं जो बैलेंस नहीं हो। अब एक बार आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हो, वेरीफाई करोगे पता लग जाएगा कि कुछ और बचा है कि नहीं बचा। सर मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी
आसानी से मुझे दिख रही हैं कि बैलेंस हो चुकी हैं। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें बैलेंस आपकी हो गई हैं। ठीक है, 3 4 4 आपने 3 चीज़ों को जोड़ा है। तो अगला स्टेप बस यही होता है कि करेक्टनेस को एक बार चेक कर लो। मतलब जब आपने सारे बैलेंस कर दिए ना, तो एक स्टेप अलग से रखो अपने दिमाग में याद कि भाई स्टेप 6 ने ये कहा था आपको, स्टेप 6 ने ये कहा था कि भाई अब चेक करो। बस चेक कर लो एक बार कि आपने जो इक्वेशन लिखी है, आपकी जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, वो डिब्बे हटा के अब इसको चेक कर लो। आपके हिसाब से होगा 3Fe प्लस में 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2। डिब्बे हटा के अब चेक कर लो कि भी करेक्ट है कि नहीं। तो आप देखोगे सभी के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं बच्चे वो आपके करेक्ट हो चुके हैं। ये यहाँ तक इस प्रकार से बैलेंसिंग होता है। इसको हमारे द्वारा हम देखो, इस मेथड को हम लोग है ना जो अभी आपने सीखा है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि आप बार बार ऐसे ट्राई करके देखते हो कि भाई आयरन का वहाँ 3 है तो हमने 3 रख के देखा, उसके 4 हैं तो हमने 4 रख के देखा, ऐसे बार बार ट्राई करते। ये तो इक्वेशन आसान थी, इसलिए आपको एक ही बार में ऐसे नंबर लिख दिया आपने जिससे बैलेंस हो गया। जब बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होंगी, जब बड़े एग्जाम दोगे, तो बच्चे उस केस में क्या होता है, फिर एक ही बार 4 रखने से पूरा बैलेंस नहीं होगा। हो सकता है आपको एक बार 4 रख दिया, फिर 4 मिटा के आपको 5 भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे हिट एंड ट्राई बार बार हम ट्राई करते, कोई ना कोई हमारा सही हिट होता है, इसलिए इसको हिट एंड ट्राई मेथड कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। देखो बैलेंसिंग तो यहाँ तक हो जाती, कई बार जब ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हमें दी होती हैं बच्चे, तो हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम लोग इनकी स्टेट भी लिख देते हैं। स्टेट जैसे कि आयरन है, आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर आपका गैसियस फॉर्म में होता है। तो कई बार इसी इक्वेशन को आप अगर और मतलब जब आवश्यकता हो, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है, तो इसको हम सॉलिड लिख देते हैं। ये आपका वाटर है, किस फॉर्म में लिया है, गैसियस फॉर्म में लिया, तो गैसियस फॉर्म में लिख दिया। Fe3O4 जो था आपका ये सॉलिड था, और हाइड्रोजन जो थी इसको गैसियस फॉर्म में लिखा, तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चे, ऐसे हम इसको फॉर्म में, अगर ये पानी गैसियस फॉर्म में नहीं होता तो एक्वस होता, तो एक्वस में हम AQ लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ एक्वस सॉल्यूशन होती, मतलब पानी के अंदर मिक्स होती, वो डिपेंड करता, अलग चीज़ें हैं, एक बार में सब कुछ मत करने की कोशिश करना। फिलहाल जो रिएक्शन हुई थी उसमें ये सॉलिड फॉर्म में लिया गया था, ये गैसियस फॉर्म में, ऐसा आपको नॉर्मली लिखा मिलेगा पहले से। आपको मतलब ऐसा सोच के नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये रिएक्शन जो है उसमें कौन सी चीज़ कैसी है, नॉर्मली आपको सारी चीज़ें लिखी मिलती है। अगर बाई चांस ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भी रासायनिक अभिक्रिया के साथ में उसकी फिजिकल कंडीशन भी लिख देते हैं। फिजिकल कंडीशन का मतलब कितना टेम्परेचर पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कितने प्रेशर पे हुई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा लिख सकते हैं। वो अभी हमारा मेन मोटो नहीं है, अभी हमारा मेन मोटो था बैलेंस करना, जो कि हमने तरीका सीख लिया मेरे भाई कि कैसे बैलेंस किया जाता है। अब आप सभी लोगों का एक होमवर्क है, 10वीं क्लास के NCERT बुक में जाना, और ये जो आपकी बैलेंसिंग के लिए या आपको वर्ड इक्वेशन से फॉर्मूला इक्वेशन बनाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रैक्टिस को, वो आपने प्रैक्टिस करने बच्चे, डेफिनेटली आपको उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, चलिए अभी बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी जो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था केमिकल इक्वेशन, अभी आओ बच्चे बात करते हैं उनकी कुछ टाइप्स के विषय में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं बच्चे हमारे पास में, उनकी टाइप्स, उनकी प्रकारों के विषय में हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चे, टाइप का आधार क्या है, टाइप किस बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं भाई। जब भी कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो कई बार वो मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा कंपाउंड है वो टूट के दो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है
कि कुछ एलिमेंट एक दूसरे को आपस में डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेता है रासायनिक अभिक्रिया के समय पे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वही टाइप होती हैं। कुछ टाइप हैं जो हमें भी देखनी है, हमें भी जाननी है यहाँ पर अपने स्तर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे पहली रिएक्शन जो है उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी है, कभी आप सोचो उस उच्च लेवल की बात अभी नहीं चल रही है यहाँ पे। इस यूनिट के अंदर जो बातें हैं ना वो उस उच्च स्तर की बातें नहीं हैं, लेकिन अपने अपने समय पे रेलिवेंट टॉपिक जो सिलेबस से रिलेटेड हमारा है उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। विस्तार मसानिया, जय श्री कृष्णा मेरे भाई। तो आपको जरूर देखने को मिलेंगी वो सारी चीजें अपने अपने समय पे। जजमेंट मत लेना मन में कि हमने तो यार अपना वैसा भी पढ़ा था सर, हमने तो वो टॉपिक उस लेवल पढ़ा था सर, हमने तो ये पढ़ा नहीं था। वो बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात का है कि हम सारी चीजें सोच समझ के ही आपको करवाएंगे। किस यूनिट के ऊपर हमें कितना फोकस करना है वो सारी बातें सोच समझ के करवाएंगे आपको। आप बस निश्चिंत होकर के मेहनत अपनी करते रहिए, मेहनत में आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली इस वर्ष में इतनी सारी वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं, वो वैकेंसियों में 100% आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा बच्चे। अगर अभी आपने लापरवाही नहीं करी, कुछ समय आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, और जहां फंसते हो जहां उलझते हो तो हम हैं आप सभी के लिए। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है आप सभी को बताने में, आप सभी का कोई डाउट होता है, लेकिन मोस्टली 99.9% आपको जरूर बताया जाता है, गाइड किया जाता है। और फिर भी आपको लगे कभी आपने मैसेज किया, आपको पता लगा सर नहीं रिप्लाई आया सर, अब भाई देखो काम तो सारा दिन क्लास का रहता है हमारा, बाई चांस हम करते फिर भी जरूर है, जैसे टाइम निकलता है। बाई चांस नहीं आए तो दोबारा करो, तिबारा करो, और बोलो सर अगर किसी को कॉल पे बात करनी तो टाइम ले लो। डेफिनेटली होगा। डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है मुझसे बात ना हो पाए, टाइम लोगे तो डेफिनेटली टाइम पे आपको मैं अवेलेबल मिलूंगा, जो आपको दिया जाएगा। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज formed by two or more reactant, यानी सर जिसमें दो या अधिक अभिक्रियकों से एक उत्पाद बने, उनको हमारे द्वारा बच्चे ये कहा जाता है ठीक है, उनको हमारे द्वारा ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे सबसे आसान अगर पहले मैं बताऊं आपको, जैसे C+O2 CO2 2H2+O2 2H2O N2+3H2 2NH3। ऐसे देखेंगे एग्जाम्पल CO2 की फॉर्मेशन, वाटर की, अमोनिया की, तो देखो दो है, कम से कम दो रिएक्टेंट ने अभिक्रिया करी और प्रोडक्ट जो बना वो आपका सिंगल बना बच्चे। यही होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर देखा जाए, CaO+H2O, ये सुना होगा आपने, क्विक लाइम के नाम से कंपाउंड होता है ना, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। और इसके अभिक्रिया करवाओगे तो CaOH2 बनता है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं जिसको, बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में हीट भी निकलती है, इस अभिक्रिया में बच्चे बहुत हीट निकलती है। तो साथ में एक बात और ध्यान रखना कि मेरे भाई जब भी हीट निकले ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन तो है ही,
अब कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चाहे कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें हीट निकल सकती है। अगर उसमें हीट निकलेगी तो उसको एक्सोथर्मिक भी कहा जाएगा, ध्यान रखना। और अगर हीट ली जाती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम हीट देते हैं तो वो एंडोथर्मिक होती है। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, शॉर्टली पढ़ रहे हो आप। शॉर्टली मतलब है कि अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो। जो बातें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हीं बातों में से कुछ कुछ कंसेप्ट आगे जो आएंगे ना आपके, वो बहुत गहराई तक आएंगे। लेकिन वो गहराई तक जानने के लिए एक बार कुछ यूनिट आपके सिलेबस के हैं जो बहुत उच्च स्तर की नहीं है, जो बहुत बेसिक लेवल के दे रखे हैं। पहले आप उन चीजों को सभी को पढ़ना है, फिर इन्हीं में से कुछ कुछ चीजें उठ के और एक पूरे पूरे चैप्टर बनेंगे। मतलब अभी तो आप सपोज करो कि आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को आपने 3 घंटे में पढ़ा। कुछ यूनिट आप अब आगे कुछ यूनिट ऐसी आएंगे कि इस 3 घंटे के चैप्टर में से एक सब टॉपिक उठेगा और उसी को 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा अपने आगे। ऐसा भी होगा, लेकिन इंतजार करना वहां तक। बहुत सारे बच्चे इम्पेशेंस होकर के सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सर, बैठ जाते हैं। वो नहीं करना है, बस ध्यान रखना। तो एक्सोथर्मिक मैंने बता दिया बच्चे, इनको भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल बताओगे? एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं हमारी, अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के पर्सपेक्टिव में पूछूं, तो ये बताओ यार, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी, ये क्या है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रिया होती है बच्चे, ये एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है? बताओ। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक? बताओ। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने वाली प्रक्रिया। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो प्यारे बच्चों, आप लोग इतना जरूर जानते होंगे कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो उसका मेन मोटो क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांस लेने का मुख्य उद्देश्य एनर्जी का उत्पादन करना। तो एनर्जी यानी हीट रिलीज होती है। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई, ये भी आपकी क्या होती है? ये भी एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूं मैं, कभी आप उसमें जोड़ दो इसको समझाने के लिए। तो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ये आपके पेपर में आ चुका है पहले क्वेश्चन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल उठाया है ना। बाकी रेस्पिरेशन को आप कम से कम भी 3-4 घंटे पढ़ोगे, स्पेशली 3-4 घंटे सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ोगे, आप बेफिक्र रहो आगे। अभी हमारा काम केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना नहीं है, तो अभी हम लोग उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके भाई। इसके बाद बच्चे फिर दूसरी अभिक्रिया एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी की उल्टी होती है, इसी की अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होकर के और कुछ सिंपल प्रोडक्ट में बट जाए। चलिए, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट breaks down into simple component। एक अभिक्रियक टूटकर सरल टुकड़ों में विभाजित हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaCO3 है बच्चे, अगर इसको हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये CaO+ में CO2 टूट के बिखर जाता है। इसको हीट देनी पड़ी, हमें देनी पड़ी है, इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं।
ठीक है, ऊष्मा शोषी के नाम से भी आप लोग इसको पुकार सकते हो बच्चे। अच्छा, जैसे एक FeSO4 ये टूटेगा तो Fe2O3 SO2 और SO3 दिख रहा है आपको। ये कंपोनेंट बच्चे आपके बनते हैं कब? जब ये आपका आयरन या फेरिक सल्फेट जो था ना, जब ये टूटा है तब की बात थी। फेरस सल्फेट आपका टूटने के बाद, फेरस सल्फेट टूटा तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपकी गैसें बन गई बच्चे। ठीक है, तो यहां भी एक ही कंपोनेंट था जो टूट के और सिंपल सिंपल कंपोनेंट में बट गया बच्चे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे द्वारा। ठीक है, तो किसी भी चीज से टूट सकते हैं, जैसे यहां मैंने कहा ये हीट से टूटा था, ये भी हीट से टूटा बच्चे। अच्छा, एक बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका और बहुत सिंपल सा भी है, AgCl, ये सनलाइट से टूट जाता है, सनलाइट। तो Ag और Cl अलग अलग हो जाते हैं सनलाइट पड़ते ही साथ में। आपने कई बार देखा होगा धूप में कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जो धूप में निकलते ही साथ उनके जो लेंस है ना वो काले पड़ जाते हैं। कुछ चश्मे आपने देखे होंगे बच्चे जो धूप में हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके लेंस आपके काले पड़ जाते हैं, उनमें सिल्वर क्लोराइड वगैरह यही चीजें होती हैं। जैसे धूप पड़ती है ना तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन हो करके फिर ये आपको ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है आपका। ठीक है सर, तो ये सनलाइट से भी टूट सकता है। ओके, इसके बाद बच्चे फिर तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है सर अपने पास में, थर्ड टाइप की, बोलें तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। और एक चौथी इसी के साथ आपको समझनी पड़ेगी जिसको आप लोग बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट एग्जांपल से याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरी विस्थापन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था, याद हो तो मैंने कहा था भी Zn प्लस CuSO4 है, अभिक्रिया हुई तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करके हटा देगा और इसकी जगह पे खुद चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, कब डिस्प्लेसमेंट हुआ? कंडीशन ये है कि एक तो कंपाउंड था और एक अकेला एलिमेंट था, एक कंपाउंड था एक एलिमेंट था। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ कॉपर का हुआ है, कॉपर की जगह पे जिंक आ गया, बस एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि एक ही कंपाउंड था जिसमें से आपका विस्थापन हुआ है। अच्छा, इसकी बजाय अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लिखूं जैसे Na2SO4 वाला आपने सुना होगा, ठीक है, Na2SO4 वाला सुना होगा, Na2SO4 BaCl2, BaCl2 अभिक्रिया करवाई हमने तो ये बन गया BaSO4 प्लस में 2NaCl। ये इस प्रकार से बच्चे आपने देखा होगा, ये बेरियम सल्फेट बनता है और हालांकि ये घुलनशील नहीं होता, प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल, अघुलनशील जो चीजें बनती है। दो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो घुलती नहीं है, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जो बेरियम सल्फेट है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, घुलनशील नहीं होता। ये पेपर में बहुत बार आता है, 4 रिएक्शन दे देता, बोलता बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब जो घुलता नहीं, प्रेसिपिटेट बनाता। याद रखना पड़ेगा आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो हुआ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं इसको। देखो भाई, एक तो ये कंपाउंड था, एक ये कंपाउंड था, दो कंपाउंड थे। इस कंपाउंड का सोडियम डिस्प्लेस हुआ है, इस कंपाउंड का बेरियम। देखो सोडियम की जगह बेरियम आ गया, बेरियम की जगह पे सोडियम, यानी दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। दोनों, दो कंपाउंड थे, अगर अकेला एलिमेंट होता तो एक ही डिस्प्लेसमेंट बोलते। दोनों ही कंपाउंड होंगे, कंपाउंडों ने अपने अपने एलिमेंटों को खोया है, तो बच्चे इस अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
नथिंग एल्स अभी के लिए। इससे अलग कुछ भी आपको याद नहीं रखना, डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना, दोनों को साथ लिख के इसलिए बताया मैंने ताकि आप लोगों को ये बात मेमोराइज रहे, रिमेंबर रख सको आप लोग, तभी बेटर आप लोग इस बात को समझ पाओगे। ठीक है सर, मतलब सिंपली अगर कहें ना तो यहां पर कुछ आयंस का एक्सचेंज हुआ है टूटने के बाद। खैर आयन वाली बात में अभी नहीं आऊंगा, जब सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तब चीजें बताऊंगा आपको। ओके सर ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद दो चीजें हैं बच्चे, ये जिनको बोलते हैं मतलब उनको रिएक्शन की ही टाइप है, चार टाइप होगी, पांचवी और छठी जो है थोड़ी सी आपको एक साथ लिख के बताऊंगा। ऑक्सीडेशन आप हर बच्चे ने सुना होगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और एक बच्चे आपने सुना होगा रिडक्शन। अपचयन। देखो भाई, जब भी हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ घटनाएं घटती हैं, उन्हीं घटनाओं के आधार पे हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया को या तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं या रिडक्शन। देखो भाई, अगर अगर किसी भी एलिमेंट के साथ में या कंपाउंड के साथ में एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, मतलब आपकी ऑक्सीजन जुड़े, हम बोलेंगे भाई ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन कब बोलेंगे? जब हाइड्रोजन ऐड हो, जब किसी भी कंपाउंड के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए। पहली बात ये है बच्चे आपकी पहली बात, समझ गए? पहली बात। दूसरी बात है कि सर अगर किसी कंपाउंड में से रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन कहीं से निकल जाए, किसी भी कंपाउंड से निकल जाए, तो भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर यहां पे अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल जाए तो हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, निकले तो रिडक्शन। इसके बाद बच्चे तीसरी बात, फिर तीसरी बात क्या कहती है, एक और कहती है कि भाई ऑक्सीजन जो होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ोगे, एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता होती। विद्युत ऋणात्मकता मतलब टेंडेंसी होती इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ऑक्सीजन की अच्छी खासी होती है तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन की तरह से और भी होते हैं एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आप उसके बारे में भी जानोगे। तो ऑक्सीजन की बजाय कई बार हम ऐसा भी लिख देते हैं कि भाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, कि भाई कभी किसी कंपाउंड के साथ में, किसी भी यौगिक के साथ में अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व आकर के जुड़ गया तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। चाहे तो ऑक्सीजन बोल दो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन तो है ही, और भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, वो भी आकर के जुड़ेंगे तो आप लोग यही बोलोगे ऑक्सीडेशन हुआ है। और इधर इधर बोलोगे भाई हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी विद्युत धनात्मक तत्व। अभी आपने पढ़े नहीं है बच्चे, पढ़ोगे आप इन सारी चीजों को, ध्यान रखना अभी तक आपने नहीं पढ़े, लेकिन इन सारी ही बातों को, सारी चीजों के आप लोग पढ़ोगे। ओके सर, ये भी बात आपको समझ में आ गई। ये भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा कैसे लिख सकते हो बच्चे? जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल, तो हाइड्रोजन की बजाय ये डेफिनेशन ये भी बना सकते हो आप लोग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव
एलिमेंट। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इधर लिखोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इधर ही ऐसे लिख सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो डेफिनेशंस ऐसी अलग अलग वैरायटी की तरह से लिखी आ सकती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा अभी तो अभी रुक जाइए, उसकी टेंशन मत लेना। वैसे तो 7वीं 8वीं क्लास में शुरू हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा तो अभी रुक जाइए, उसका अपना टॉपिक आएगा तब सारी बातें क्लियर करूंगा। हालांकि कुछ सेंस में मैं क्लियर कर भी चुका हूं जब मैंने आपको एसिड बेस साल्ट बताए थे। एसिड बेस साल्ट जब मैंने बताए थे ना, तो आपको मैंने लोन पेयर समझा रहा था, तब मैंने कहा था कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचने की शक्ति रखते हैं, बस वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो दूसरों को देने की शक्ति रखते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वैसे तो मैं समझा चुका एग्जाम्पलों से, फिर लेकिन जब इसका खुद का टॉपिक आएगा बताऊंगा। ठीक है सर, और एक और परिभाषा के तौर पे लिख सकते हो आप लोग, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे सर? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। और इसका मतलब होता है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लेता है, ग्रहण करता है, तो बोलते रिडक्शन हो गया। जैसे आपने सुना होगा सोडियम Na पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये भी एक डेफिनेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषाएं आप लोगों ने समझ ली होंगी, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं। अभी दिक्कत कहाँ होती है? अभी दिक्कत होती है बच्चे, हमें किस बात पे दिक्कत होती है सर? दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो ऑक्सीकारक, और एक होता है बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपने लिखा ना, वो तो केमिकल रिएक्शन का नाम था, और ये किसी न किसी केमिकल का नाम है। वो तो पूरी केमिकल रिएक्शन थी, ये किसी न किसी केमिकल का नाम है। किसका नाम है? देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन हो जाए, जिसका अपचयन हो जाए, बात खत्म। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो जाए। ये ध्यान रखना, उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसपे रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेंगी, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसपे आपने पीछे जो ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अभी मैं जितना मैंने बताया है ना, ये चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। हालांकि मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं, बहुत शानदार एमसीक्यू बना रखे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर, छांट छांट के A1 क्वालिटी के एमसीक्यू। उनसे आपको देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अभी टेंशन मत लेना, अभी मैंने जो बताया है ना वो 1% है। ये टॉपिक हमेशा क्लियर होता है एमसीक्यू से। तो मैंने आपके लिए 25-30 एमसीक्यू अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं, तो एमसीक्यू से करवाऊंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर स्पेशल एक एमसीक्यू सेशन चलेगा अपना, उससे आपको ये कंसेप्ट और बेहतर क्लियर होगा बच्चे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल से हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो केवल एमसीक्यू से ही होंगे, क्योंकि वहीं पर आप फंसोगे और वहीं पर उस फंसने से निकलने का भी आपको तरीका मिलेगा। एक एग्जांपल सिंपल सा यहाँ पे देखो, CuO प्लस में H2, इनकी रिएक्शन हुई, मान लो आपका बन गया Cu प्लस में H2O। अब इसमें एक बात देखो जरा, CuO था, CuO से बन गया Cu, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। हट गया मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन पहले H2 था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया बच्चे। तो इस क्रिया
ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है प्यारे बच्चों, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे भाई इस अभिक्रिया में आपने ये तो बता दिया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, किसका देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। आपसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आप कहोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो रिड्यूस हो रहा है यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो मेरे भाई इस हिसाब से तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए बच्चे, ये होना चाहिए। आपसे पूछ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका क्या हो रहा हो बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा सर। बताओ समझ में आई बात। तो एजेंट जो होते हैं वो किसी केमिकल का नाम होता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का नाम है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत लिमिटेड एक ही दिया है बच्चे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू से ही करवाने वाला हूँ मैं प्रैक्टिस। अब ऑक्सीडेशन के हमारे दैनिक जीवन में दो घटनाएं होती हैं जो ऑक्सीडेशन के कारण होती हैं। ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है ना, मतलब कुछ चीजें ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, उनसे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीकरण हो जाता है। तो दो घटनाएं आपके दैनिक जीवन में होती हैं। एक होता है बच्चे कोरोजन, कोरोजन बोलते हैं, और एक आपका होता है रेंसिडिटी। डेफिनेशन रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस जहन में तुम्हारे ये दो टर्म्स होनी चाहिए, बात खत्म और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन जैसे आपने देखा है कि आयरन जो होता है ना, वो जब आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और साथ में नमी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने से क्या हो गया, नष्ट होना शुरू हो जाता है, यही होता है कोरोजन। ऐसे कॉपर के ऊपर भी जब लेयर चढ़ती है, कॉपर को भी एयर के कांटेक्ट में रखते हो तो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर और कॉपर खराब होने लग जाता है, वो उसको भी कोरोजन बोलोगे। मतलब कोरोजन का मतलब है कि मेटल्स का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, यानी मेटल्स का ऑक्सीडेशन होने से उनके ऊपर कुछ ऐसी परत चढ़ जाती है जो उसको नष्ट करना शुरू कर देती है, कोरोजन होता है बच्चे। रेंसिडिटी मतलब जैसे आप लोगों ने पेटीज बना लिया, बर्गर पिज्जा खा रहे हो जिसमें ऑयल होता है, फैट होते हैं, तो वो भी लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में बने रहेंगे ना, तो गलने सड़ने लग जाएंगे। तो वही होता है रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे बच्चे। तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ रही है। कई बार इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थैलियों में पैक करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन से संपर्क ना हो पाए, या टाइट पैक डिब्बों में, जैसे घर के अंदर कई बार कुछ सामान रखते हैं डिब्बों में टाइटली पैक करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो। ऑक्सीजन कांटेक्ट हुआ तो जो फैट वाली चीजें हैं, जो तेल वाली चीजें हैं, तो बच्चे उनके अंदर क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, और मेटल्स के कांटेक्ट में आएंगी तो मेटल भी आपका नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के होते हैं बच्चे। बस तो ये थे बच्चे आपके कंसेप्ट। तो ये आपने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में जो चीजें आपको पढ़नी थी। बाकी इनमें से कुछ टॉपिक जो अभी हमने सब टॉपिक पढ़े हैं वही ब्रॉड बन के आपके कुछ दोबारा भी आएंगे। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले हमारे चैप्टर के साथ। जय हिंद भाई।